नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, दो राजनीति के धुरंधर पत्रकार, एक ओमकार सर और एक धीरेन्द्र पुंडीर सर। दोनों आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, दोनों को आप लोगों ने कई बार देखा है। और हम बात करेंगे कि भाई नेपाल वाला प्लान तो लीक हो गया। योगेंद्र यादव ने जोश जोश में दवायर में जाकर के बोल दिया कि भाई हमारे पास तो हम कोर्ट वोट जाने का सोच नहीं रहे। जनता में कंफ्यूजन फैल रहा है, जनता के अंदर जो है मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, यही हमारा मकसद है। धीरेन्द्र सर के पास पहले चलेंगे, उसके बाद ओमकार सर के पास। धीरेन्द्र सर, ग्राउंड बहुत आपने कवर किया है, लोग वास्तव में भ्रमित हो सकते हैं इस प्रकार की चीजों से। ये जो भ्रम पाल करके कांग्रेस बैठी है सोशल मीडिया के युग में, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल ये भ्रम जितना कांग्रेस को है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए जो हवा बांधने वाले लोग हैं, जो हवा में बेड़ बनाते हैं, हमारे गांव में कहावत है कि हवा में बेड़ बांध दें, वो ये तमाम लोग हैं। आज सिर्फ ये आर्टिकल एक और वो है, एक आर्टिकल आज नीरजा चौधरी का भी था, अगर आपको याद होगा, हाउस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें, और वो बहुत लंबे समय से कोशिश करती रही है। मतलब कांग्रेस जितनी ताकत से लड़ती है उससे कहीं ज्यादा ताकत से ये सिस्टम लड़ता है कांग्रेस के लिए। आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है उनके पीछे जो है बिहार की जनता बहुत ताकत के साथ खड़ी हो गई है। बस उनके पास चूंकि अब ग्राउंड नहीं, वो नहीं है उनके पास, जो स्थानीय नेटवर्क है, जो कार्यकर्ताओं का जो वो होता है, वो नहीं बचा है, वो नहीं है, जिसकी वजह से अगर हारेगी ना कांग्रेस तो हारेगी इसकी वजह से, और जीतेगी तो राहुल गांधी की वजह से जीतेगी। तो यही जो कंफ्यूजन इन लोगों को है, लगातार मैं कई बार बात कर चुका। एक बार जो वो रायपुर से आ रही थी तो उस वक्त भी वो कांग्रेस को जिता रही थी, मैं साथ में बैठा था, मैंने कहा इस बार तो साफ हो रहा वहां से। कहने नहीं आप नहीं पा रहे। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, मैं काफी दिन रह के आया था उस समय, उसी फ्लाइट में था। तो निरंतर योगेंद्र यादव को मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूं कि उनके डाटा इतने अच्छे रहते हैं। वो अमेरिका से लेके बुरुंडी तक एक ही सांस में बता सकते हैं। खुद वो ये नहीं बता सकते वो किस पंचायत से देश की चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है, जमानत बचा सकते हैं, बस उनको इतना नहीं पता। ये लगातार है। लेकिन आप सोचिए किस तरह से उस शख्स ने हमारे बचपन से, हमको जब छोटे से थे, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रात को फैसला आता था इस देश का, 2-2 दिन तक बीच में पिक्चर भी देखते थे हम लोग, तो उस समय ये माना कि यार ये आदमी बहुत समझदार है, यही आदमी है जो देश की राजनीति को अच्छे से समझता है। लेकिन जब वो कहता है कि देश की जनता में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तब मुझे लगता है कि वो जो एक बीमारी का नाम होता है कि वो ब्रेन में फोग जमा देती है, फोग हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल ब्लरिंग आ जाता है। जी अच्छा, आपने जी जी म्यूट। तो मुझे लगता है कि जी मुझे लगता है कि ये जो आइडिया है उनका, वो उनके अंदर का कंफ्यूजन है। देश की जनता अभी तक क्या फैसले, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई, हम लोग डाटा के साथ कह सकते हैं, पिछले कुछ समय से हुए चुनाव आप याद कीजिए, कहां कहां क्लैरिटी के साथ मतदाताओं ने अपना फैसला नहीं सुनाया। आप उदाहरण दीजिए, सिर्फ बिहार का आप छोड़िए, 2020 में उस समय भी क्लियर के साथ ही पिक्चर थी। आप एक भी चुनाव बताइए जहां मतदाता चाहे वो इधर दे रहा है या उधर दे रहा है, क्लियर नहीं होके दे रहा। तो ये कंफ्यूजन कहां है? ये कंफ्यूजन कहाँ है? ये बात तो सही है कि चाहे वो अभी हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, रिजल्ट बहुत क्लियर रहे और वन साइडेड और लैंडस्लाइड। इवन कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां कांग्रेस जीती, यहां हिमाचल में जहां कांग्रेस जीती, लैंडस्लाइड जीती। अरविंद केजरीवाल के फेवर में दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, लैंडस्लाइड ही रहा। तो ये तो भारी मिस्टेक लगातार हो रहा है। ओमकार सर, हर बार ये जो इस बार जैसे नीरजा चौधरी के बारे में बोल रहे हैं धीरेन्द्र सर, हर बार ये पिच तैयार करते हैं, हर बार टूट के आते हैं, हर बार भ्रम की स्थिति क्रिएट करते हैं, कभी ईवीएम, कभी वीवीपैट, अभी वोट डिलीट, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। और अब खुलकर के ये कह रहे हैं कि हाँ हमारा काम कोर्ट जाना नहीं है, हम तो जनता के बीच कंफ्यूजन फैलाने आए हैं। इस बार तो एक्चुअल में पिच ये तैयार कर तो रहे थे,
लेकिन वो पहले ही खोद दी उस युवा ने, उस स्टूडेंट ने और उस जैन जी ने, जिसको ये कह रहे थे कि मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं, मजबूती के साथ खड़ा हुआ। डूसू का जो चुनाव आया है, छात्र संघ का जो चुनाव आया है, उसने बता दिया कि देश का युवा, देश का स्टूडेंट और देश का जैन जी किसके साथ? वो तो एबीवीपी के साथ, वो तो मोदी के साथ है, वो तो राहुल गांधी के साथ नहीं है। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 1999 में कांग्रेस पार्टी के साथ 27% युवा था। 1999 में वो 2024 में घट करके 21% रह गया है। और मोदी के साथ 2019 में भी लगभग 40% था जिसने वोट किया है, जी और जी 2024 में भी लगभग 40%, 38% के आसपास। तो आप ये बताइए कि आप किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पढ़ने में अच्छे लगते हैं इस तरह के ट्वीट, हो सकता है आपको पसंद करने वाले या आपके पीछे खड़े होने वाली जमात के लोगों को ये सब अच्छा लगता हो, सुहाता हो, लेकिन जो आम देश का युवा है, स्टूडेंट है, या जिनको ये जैन जी कह रहे हैं वो किसके साथ खड़ा हुआ है? वो किसकी बात करता है? अलग अलग जगहों से आप भी विजुअल देखते होंगे, हम भी देखते हैं, दर्शक भी देखते होंगे। जो युवा है, जब उनके पास जाता है कोई माइक लेकर के और राहुल गांधी के बारे में कोई सवाल पूछता है, उनके चेहरे के भाव जरा देख लीजिए, उनके चेहरे के भाव क्या रहते हैं। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, अभी के विजुअल थे शायद किसी देश के, जिसमें एक शायद जापान का था या कहाँ का था, मैं देश का नाम नहीं स्मरण कर पा रहा। जब ये पहुंचते हैं मुलाकात करते हुए, शायद होटल के बाहर खड़े हुए थे लोग, जिस होटल में ये रहने वाले थे, वहां पर महिलाएं भी, बच्चे भी, दूसरे लोग भी थे, और एक युवती थी जिसने ऐसे सैल्यूट किया मोदी जी को, और सैल्यूट करते हुए उसके चेहरे पर एक रुआसा जो होता है ना, कि रो पड़ने वाली स्थिति, वो इतनी ज्यादा एक्साइट थी। तो चाहे विदेशों में बसे हुए भारतीय हों या भारत में ही इस समय अपने जीवन की तमाम जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको तलाश करने वाले युवा हों, वो चाहे बेरोजगार हैं, लेकिन वो किन्हीं राहुल गांधी की तरफ देखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी किसी को उम्मीद जगा नहीं रहे हैं। 2013-14 से ही आप देख लीजिए, नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। इनको चाहे सेना का पराक्रम हो, उसका कौशल हो, उसकी जीत हो लगातार, चाहे डोकलाम हो, गलवान घाटी हो, आपका उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनको हमेशा खराब ही चीजें दिखाई दे रही हैं। हमारी इकोनॉमी भाई 11th से 4th लार्जेस्ट तक आ गई है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इनको डेड इकोनॉमी लगती है। ये अपना इनका जो बैंक बैलेंस था वो 1 करोड़ से बढ़कर के 11-12 करोड़ पे पहुंच गया शायद जी। लेकिन भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है इनकी दृष्टि में। तो भाई कम से कम ऐसी बातें तो करो जो लोगों के गले के नीचे से उतरे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि आप खुद ही कंट्रोडक्ट कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस ही कंट्रोडक्ट कर रहा है। और ये योगेंद्र यादव वगैरह, मैंने एक लिंक भी अभी आपको भेजा था जी, मैं दिखा देता हूं। मार्च 2022 का है जी, उसको जरा स्क्रीन पे ले आइए तो दर्शकों को भी थोड़ा पता लगेगा कि ये 2022 में क्या कह रहे थे। इन्होंने इंटरव्यू में कहा था किसान आंदोलन चुनावी स्टंट था, योगेंद्र यादव ने कबूल किया, बोले हमने पिच बनाई पर विपक्ष ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की।
तो मैं इसीलिए कह रहा था कि पिच तो ये तैयार कर रहे थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनको लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन हर बार भूल जाते हैं कि वहां पर ये सब हुआ क्यों, उसके मूल कारण क्या थे। उसका मूल कारण था भ्रष्टाचार, उसका मूल कारण था निराशा, हताशा, नाउम्मीदी, उसकी उसकी वजह थी वंशवाद और नेपो किड्स, ये सब वजहें थी। तो यहाँ तो वो सारी चीजें लागू किन पे होती हैं भाई? या तो आप 10 जनपद परिवार पे लागू होगी, या शरद पवार के परिवार पे लागू होगी, या ममता बनर्जी के परिवार पर लागू होगी, या उद्धव ठाकरे, या अलग अलग राज्यों में जो वारिस के तौर पर जिनकी संतानें आगे कमान संभाल रही हैं, लालू यादव है, इधर अखिलेश यादव को ले लीजिए, इन सारे चीजों पर इन पर लागू होगी। अगर कोई बगावत होती है, अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं, तो इनको इस बात का ये किन मापदंडों के आधार पर उछल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्या लागू होता है? मैं एक दो बातें और कह करके बात खत्म करूंगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या लागू होता है? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? क्या उन्होंने यूथ की अनदेखी की है? उनके लिए क्या भविष्य बेहतर करने के लिए वो लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने भाई भतीजावाद किया है? उनके परिवार का, खानदान का कोई आदमी क्या सत्ता के गलियारों में दिखाई देता है? कोई मिसयूज किया है क्या? कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? कोई नहीं है। फिर आप क्यों तालियां बजा रहे हो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद? तो ये एक्चुअल में जो जमीनी हकीकत है, जो अभी धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि नीरजा चौधरी जैसे लोग, या योगेंद्र यादव जैसे लोग, या कन्हैया कुमार जैसे लोग, ये सब जमीन से कटे हुए लोग हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि जमीन पर क्या चल रहा है और आम जनमानस एक्चुअल में क्या सोच रहा है। धीरेन्द्र सर, आज तमिलनाडु में चमत्कार हुआ। आज वोट चोरी यात्रा तमिलनाडु में हुआ और भाई कांग्रेस, तमिलनाडु में कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया कि भैया तमिलनाडु में बीजेपी वोट चोरी कर रही है, उस स्टेट में जहां पर कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है धीरेन्द्र सर, कभी स्टालिन बिहार में आते हैं, कभी तमिलनाडु में कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। आपने ग्राउंड जीरो पे सर इतना कवर किया है चुनाव, ये जो पूरा नेक्सस, और देखिए वो लिखा जा रहा है, वो बोला जा रहा है, वो झूठ फैलाया जा रहा है, और एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना कि आए बाएं साएं कुछ भी लिखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इसको हैंडल कर पाएगी या मिशन शाहीन बाग 2.0, जिसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम दिसंबर से धरना पर बैठेंगे, तब तक बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद कैसे होगा सर? देखिए, आनंद जैसे विधानसभा चुनाव का उदाहरण देके राहुल गांधी ये बता रहे हैं। मैं तो देखिए, मैं बहुत लंबे समय से, चूंकि हम लोग काउंटर बाइट के साथ के पत्रकार रहे हैं कि साहब कोई भी नैरेटिव सिंगल नहीं जाएगा, हम काउंटर बाइट जरूर देंगे। तो मैं ये कभी नहीं मानता कि विपक्ष की जरूरत नहीं होती या नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के आइडिया पे खड़े हैं वो मेरे जैसे आदमी के लिए बड़ा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि मैं 2004 की उस बाइट का गवाह हूं। मतलब मैं वो बाइट लेने वाला था जिसमें राहुल गांधी ने अपने राजनीति में आने की घोषणा की थी, वो चुनाव लड़ने की, मैं उसमें शामिल था, शाहजहांपुर में हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी जब संसद में, अभिषेक ये आपको भी आश्चर्य होगा, शायद ओंकार सर को मालूम है कि जब मैं राहुल गांधी ने मेडन स्पीच दी थी, उस स्पीच में मेरी स्टोरी से शुरू किया, वो स्टोरी पर ही स्पीच दी थी पूरी। तो मैं तब से इनकी पॉलिटिक्स को देख रहा हूं। वो आनंद जैसे, मतलब पहले से और वो नीचे जाती हुई दिख रही है, बजाय इसके कि आप समझदारी की तरफ बढ़े। मेरी 2009 या 10 में करीबन बात हो रही थी भंवर जितेंद्र सिंह से, तो मैंने कहा कि इनको देश घूमना चाहिए, आपके लीडर को, वो देश घूमे,
उन्होंने पूछा इससे क्या होगा, हमने कहा कम से कम वो ये समझ पाएंगे उनकी ऊर्जा कहाँ है, लेकिन वो कुछ और उल्टा समझ गए। मतलब राय कुछ और दी, हुआ कुछ और। आप ये सोचिए कर्नाटक के आनंद विधानसभा का आप उदाहरण दे रहे हैं जहां कांग्रेस जीत गई। भाई कांग्रेस जहां से जीती हो, जहां से जीती नहीं थी, वहां वोट चोरी करके बीजेपी ने किस तरह से वोट चोरी की कि खुद के कैंडिडेट को ही हरा दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इसके बाद आप यहां चले जाइए तमिलनाडु में, अगर अन्ना मलाई की इस लड़ाई को छोड़ दें तो उससे पहले जब तक एआईडीएमके के साथ ही, इससे पहले एक बार डीएमके के साथ भी रही है बीजेपी, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है, एक बार रहा वो, लेकिन उसके बाद अकेले तो कभी ताकत नहीं रही, कभी भी नहीं। वो कैसे वोट चोरी करेगी, मतलब वो तरीका क्या होगा आपको। मैं कई बार हम लोग उनको जोड़ते वक्त कई बार बहुत हंसी आती है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी का एक नेता जो है जी, मतलब उसके ओवर एक्टिंग की वजह से पैसे काट लिए होंगे, मुझे लगता है अखिलेश जी ने जरूर काटे होंगे, क्योंकि उसने ऐसे करके पकड़ के गांधी जी का 2 अक्टूबर पर याद रोने लगा कि गांधी जी कहाँ चले गए देश छोड़ के। मुझे लगा यार समाजवादी भी गांधी जी के लिए रोने लगे। राम मनोहर लोहिया कह रहे थे कि भाई ये देश के बंटवारे के दिन वो चुप थे। मतलब मैं ये समझने से नाकाम हो जाता हूं कि ये 5 साल पुराना इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं क्या। स्टालिन जो बिहार के लोगों को जिस तरह के शब्दों से नवाज रहे थे, रेवन्ना रेड्डी ने बिहार के लड़कों को जिस तरह कहा, वो लोग बिहार में आके वोट मांग रहे हैं उस रथ पे सवार होके, और वो सोच रहे हैं कि ये वोट दे देंगे। अरे मैं और तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पे, आप आगे इसको ऐड कीजिएगा। मैं अभी ग्राउंड जीरो पर था, आप जानते होंगे मसौड़ी विधानसभा है, वहां पे मैं गया था। उन्होंने, राजद का कोर कह रहा है कि वो स्टालिन को बुला रहे हैं, राजद का कोर वोटर वो प्रोटेस्ट कर रहा था आरजेडी के अगेंस्ट, उन्होंने बोला वो स्टालिन को बुला रहे हैं, वो बिहार को गाली देने वाला रवन्ना को बुला रहे हैं, या हमारी कलेक्टिव बेइज्जती कर रहे हैं। ये संजय यादव के कारण पूरा जो है राजद की भी बेइज्जती हो रही है, बिहार की भी बेइज्जती हो रही है। जी, दरअसल एक तो बड़ी चीज ये है कि कई बार हम लोग ये समझने से भूलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो हम समझ रहे हैं सामने वाले सब वही समझ रहे हैं, है ना। हम लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं जो हमको दिख रहा है सामने वाले को भी वही दिख रहा है, जबकि आप और मैं भी एक दूसरे के पीछे देख पा रहे हैं, अपने पीछे नहीं देख पा रहे। ये बेसिक समझ का सवाल होता है। आप ये सोचिए कि बिहार जैसी जगह पे जहां सेनारी, बेलछी, रणवीर सेना के हत्याकांड अरवल में, ये तमाम हत्याकांडों के बाद एक जातिगत राजनीति का जो स्वर है, वहां आप आके उन लोगों को जो एक एक वोट की कीमत जानते हैं, वो बाकी कुछ जाने ना जाने, लेकिन वो ये जानते हैं कि उसकी वोट की कीमत क्या होगी। मैं तो इतना हैरान हुआ जब वो, भले ही वो यूट्यूब के किसी उसका वो बाइट थी जिसमें वो कह रहा है उस बुजुर्ग महिला से जो गांव में खड़ी है कि काकी वोट विकास को दोगी कि जात को, तो वो मुड़ के पूछती है उन तमाम लोगों से, ये बेटा विकास कौन जात है, तो वो विकास की जात क्या वो महिला पूछ रही हो। वहां ये सोच रहे हैं कि हमको स्टालिन से वोट मिलेगा, हमको रेवन्ना रेड्डी से वोट मिलेगा। ये एक मतलब आप ये सोचिए, अभी जनाधिकार यात्रा में है, मतलब माफ कीजिएगा, ये अपने तेजस्वी अपनी यात्रा में है, बिहार अधिकारी है। हाँ, एक जगह वो बोला है जिसमें उसने कहा कि ये वोट चोरी करते हैं, वरना वो ग्राउंड की सिचुएशन जो उसको समझ में आ रही है उसमें बोल रहा है। राहुल गांधी को ये लग रहा है, या राहुल गांधी की पूरी टीम को ये लग रहा है कि पूरी आंधी आ गई है। अभी मैं वो लाइन पढ़ देता हूं, मुझे अच्छा हुआ कि आप मैं ये बताया। चुनाव से पहले मतलब, और बिहार में, लेकिन इस स्थिति में एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया है, कांग्रेस के पास भले ही राहुल गांधी जैसा चेहरा हो और जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, पार्टी के पास इसे वोटों में बदलने के लिए संगठनात्मक ढांचा नहीं है, और न ही यह वोट अधिकार यात्रा से अर्जित सद्भावना को संरचनात्मक ताकत भरने के कोई कदम उठा रही है। वरना राहुल की वोट यात्रा के तुरंत बाद ही एक फॉलो अप कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता, जैसा भाजपा और तेजस्वी ने किया। मतलब इतना ज्यादा आप किस आसमान पे रहते हो कि आप इस तरह की लीडरशिप, और वो भी पत्रकार ही है ना मैडम, आप श्योर है? उनकी किताब जो है बेस्ट सेलर में थी भाई, लोग उनको रखते हैं, हाउस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। लेकिन मैं एक और दूसरी बात, आप सोशल मीडिया के इस दौर में
कम से कम देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो वीडियो पे जिनको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी देखते हैं, रवीश कुमार को इतने लाख लोग भी देखते हैं, लेकिन वो देखने वाले भी ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। हमको पसंद है इसलिए हम सुन रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। माय समीकरण के अलावा अभी तक तेजस्वी को वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा है कि जो बाकी को जोड़ पाए। तेजस्वी जानते हैं, जैसे शादी में आपने देखा होगा लाइटें लेके वो बच्चे चलते हैं, जो शादी की रात में लाइटें लेके बच्चे चलते हैं, तो लाइटें लेके चलवा रहा है राहुल गांधी से। उसने लाइट दे रखी राहुल गांधी के हाथ में, वरना राहुल गांधी उस शादी में दूल्हा थोड़ी है, ना बाराती है, वो लाइट लेके आया हुआ शख्स है। तो इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि इनको कोई भी, देखिए, जातिगत समीकरण के अलावा बिहार में तोड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, उसको ये तोड़ नहीं पाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़ाई, एक और खबर मैं आज ही की बताता हूं, जिसमें कल या परसों ही शायद गए थे ना अख्तरुल इमान, वो बैंड बाजा ले लालू प्रसाद यादव और उनके घर, और कल उनकी पार्टी के कार्यकर्ता का पैर टूट गया। वो नाचते हुए कह रहा है AIM का कि हमको इंडी गठबंधन में ले लो। वो ये कह रहे हैं, मतलब आप सोचिए, जहां जहां तेजस्वी की यात्रा निकल रही है वहां इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए AIM के कार्यकर्ता नाच रहे हैं। वो जानते हैं, दरअसल सब लोगों को ये मालूम है चुनाव दो तरफा है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो जाति समीकरण वो है, दूसरी तरफ ये लोग खड़े हैं और उनके पास अब तक नीतीश कुमार की काट नहीं है। ये आप जान लीजिए, इस पूरे इलेक्शन में हम ये मानते हैं कि बीजेपी के पास अपनी ताकत है, वो अच्छी ताकत है। आरजेडी के पास माई समीकरण है, काट है, लेकिन बैलेंसिंग व्हील आज भी इस सब के बावजूद नीतीश कुमार है। और लोग ये मानते हैं, जो न्यूट्रल वोटर होता है, बिहार में भी है भाई, स्विंग वोटर वो भी है, जाति तोड़ता है, तो वो काम पे वोट देगा। तो उसको मालूम है कि नीतीश कुमार के अलावा कम से कम उन 15 सालों से तो बेहतर राज रहा, वो भूल नहीं रहा है, मुझे ये लगता है। अभी सर, शो के आखिरी हिस्से में आएंगे। फाइनली गंगाराम बढ़ई प्रकट हुए बिहार चुनाव से पहले, और गंगाराम बढ़ई ने कहा कि क्या दिक्कत है पाकिस्तान, मुझे दूसरा घर जैसा लगता है। और सैम पित्रोदा का ये बयान बिहार इलेक्शन से ठीक पहले आया है। मोदी जी अभी 10 दिन बाद फिर से बिहार में आएंगे, और ये आपने पिच बनाई, कैसी पिच बनाई जो फ्री हिट आपने दे दी पहली गेंद सर, वो भी वीरेंद्र सहवाग के आगे। ओमकार सर, गंगाराम बढ़ई के एक्सपर्ट कमेंट। देखो, ये गंगाराम जी और मणिशंकर अय्यर जी, ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं एकदम चुनाव के टाइम में। हाँ, तो ये देखते हैं मौका, और उसके बाद ये फिर चौका लगाने की कोशिश करते हैं। बॉल कैच हो जाती है बाउंड्री लाइन से पहले ही, और राहुल गांधी आउट हो जाते हैं, बैटिंग करें ना करें। तो खेल यही चल रहा है एक्चुअल में। ये पता नहीं कभी इनको इंडियंस में पता नहीं कहाँ कहाँ की शक्लें दिखाई देने लगती हैं, 4 अलग अलग कंट्रीज की, चाइनीज और पता नहीं वो अफ्रीकन और कौन कौन से मूल के नागरिक बताए थे कि दक्षिण के ऐसे लगते हैं, उत्तर के ऐसे लगते हैं, पश्चिम के ऐसे लगते हैं, पूरब के ऐसे लगते हैं। फिर अब इनको जो है अचानक इन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की भी यात्रा की, बांग्लादेश की भी और नेपाल की भी, सब मुझे घर जैसे लगे। भाई चलो, नेपाल तो घर जैसा लगे ये समझ में आता है, वो बहुत लंबे समय तक जो है वहां पर राजशाही भी रही है, और वो एक हमारा हिंदुओं का रोटी देश, बेटी का बिहारियों का रिश्ता भी है, हिंदुओं का देश भी है वो, तो वहां घर जैसा लगे वो तो समझ में आता है। लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो दोनों मुस्लिम बाहुल्य कंट्री हैं, और वहां पर किस तरह की बर्बरता, क्रूरता और अत्याचार हिंदुओं पर और गैर मुस्लिमों पर हुए हैं, मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, गैर मुसलमानों पर किस तरह के अत्याचार हुए, उनकी संख्या अब कितनी रह गई, उनके धर्म स्थल कितने रह गए, वो स्वतंत्र तरीके से क्या
अपने पूजा पाठ कर पाते हैं, अपने धर्म कर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वहां जाकर के अगर आपको घर जैसा लग रहा है, तब थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड तलाश करना पड़ेगा। बताते तो है कि ये गुजरात से हैं, तो गुजरात में भी देखना पड़ेगा भाई क्या है मसला, कोई गड़बड़ तो नहीं है कि इनको एक इस्लामिक कंट्री में जाकर के घर जैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए, या जो बीजेपी के प्रति थोड़ा बहुत सिंपैथी रखते हैं या उनका समर्थन करते हैं उनकी नीतियों की वजह से, जो राष्ट्र के लिए उनका समर्पण है या जो विरासत के लिए उनका संकल्प और डेडिकेशन है, उसको देख करके, क्योंकि कल को अगर वो राष्ट्र विरोधी कोई कृत्य करेंगे तो मेरे विचार से हम तीनों उनके खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो ये समर्थन इसलिए है कि वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय गौरव की बात कर रहे हैं, विरासत की बात कर रहे हैं, आस्था की केंद्रों की पुनरुत्थान और पुनर्प्रतिष्ठापन की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में किस माइंड सेट के साथ काम करते हैं, क्या सोच करके किस मुद्दे पर बयान देते हैं, इससे कांग्रेस को 4 वोटों का फायदा हो रहा है या 10 वोटों का नुकसान हो रहा है, क्या इनको इतनी समझ है? वैसे तो कहने को ये जो कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन बुद्धि इनकी किस तरीके से काम करती है, सोच का इनका स्तर क्या है, और किस समय पर कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किस समय पर चुप रहना है, किस समय पर बकवास नहीं करनी है, अगर आपको ये भी ज्ञान नहीं है तो आपको राजनीति में रहने का कोई हक भी नहीं बनता है। ये सब मिलकर के एक्चुअल में कांग्रेस की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। फेयर इनफ। सर, ये अंजनी मिश्रा है जिनका डेटा राहुल गांधी ने दिखाया था, आज तक पर थे तो मैं क्लिप नहीं चला रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये एफआईआर करने जा रहे हैं राहुल गांधी एंड पूरे इंटायर कांग्रेस पर। ऐसे सिचुएशन में राहुल गांधी जिन्होंने वोट डिलीट का ये पूरा मुद्दा दिखाया और एक ऐसे आदमी का ये नंबर डाल दे रहे हैं, हो सकता है उसका लाइफ भी थ्रेट में आ जाता। क्या ये हार की सिर्फ बौखलाहट है या ये जानते हुए कि ठीक है हम हार रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, किसी के लाश पे जाना पड़े, किसी की आइडेंटिटी रिवील करना पड़े, हम ये सब अब कुछ नहीं देखेंगे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं और मैं अब, मुझे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। क्या नरेंद्र मोदी सक्षम है जो ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि अब ये तैयारी में पूरी तरह से हैं। सीरियस लेना चाहिए हमको, धीरेन्द्र सर? देखिए, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अब इनको सीरियस इसलिए नहीं लेना चाहिए, सीरियस थ्रेट, क्योंकि शाहीन बाग और जो संभल हुआ, ये हुआ, उसके बाद बीपीएनआरडी, इस तरह के जो संगठन है हिंदुस्तान में जिनको लोग कम जानते हैं, जो पुलिस की ट्रेनिंग और उसके लिए है, उन लोगों को बाकायदा पूरा मैनुअल तैयार किया हुआ है। और ये बात कई बार सोची गई है, क्योंकि ये शाहीन बाग की जो तैयारी थी उसने इस देश के संस्थानों को, सुरक्षा बलों को, उनको एक नई आईसाइट दी है। वो जानते हैं कि ये कभी भी सड़क पर उतरकर कुछ लाख लोग, क्योंकि अगर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं ढूंढ रहा था, वो पूरी तरह नहीं मिला, इसलिए अभिषेक बहुत उससे तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं मेरी समझ शेयर करता हूं। आप ये सोचिए कि बंगाल, उसमें नेपाल में ज्यादातर हिस्सा गांव में रहता है ना। आपने सड़कों पर 1 से 2 लाख 10 लाख मैक्सिमम जो आबादी रही होगी, वरना अगर आप जूम करके देख रहे हैं तो वो उतनी आबादी भी नहीं जितनी लंदन में लोगों ने निकालने के लिए, उन्होंने जो अभी जिहादियों के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकाला है जिसमें 3 लाख से 30 लाख के बीच की संख्या बताई गई, तो उतने लंदन की लोग, संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। तो आप ये सोचिए उनकी संख्या, लेकिन नेपाल जैसे कमजोर राष्ट्र में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल का डिवीजन आपने दूसरा देखा। लोग जो बता रहे हैं, आप ब्राह्मण और तमाम वो लोगों ने बताने की कोशिश की, जिस तरह की बेवकूफाना चीजें पत्रकारिता के नाम पे होती हैं, वो भी बड़ी है। वो इंटेंशनल था, वो कांग्रेस के कहने पे ये पत्रकारिता हुई है सर। और आप ये सोचिए, क्योंकि डिवीजन जो है,
डिवीजन वहां पहाड़ और मैदानी के तौर पर है। मैंने खुद नेपाल को कवर किया है। वहां जो ये पोडियाल और ये जितने भी घीसिंग और तमाम लोग हैं, वो नीचे वालों को मानते ही नहीं है नेपाली, तो वहां वो डिवीजन आता है ना, क्षेत्रीय और वो तमाम, यहाँ वो बता रहे। तो आंदोलन काफी लंबा चला है। तो आप ये सोचिए कि वहां इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है। यहां इसमें योगी है, आप अगर मुख्यमंत्रियों की बात ले लीजिए, फडणवीस चाहे कुछ भी कहिए, उसके बाद ठीक से इलाज हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने आपको दिखना नहीं है, कोई भी दिखेगा उसने तो खुद ही कह दिया कि गोली मारो, मैं वहीं खड़ा हूं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ तो एक पूरा, अगर इस देश में कभी पेंशन बनाने की जरूरत पड़ी तो मुझे लग रहा है यूपी में इतना खर्चा हो जाएगा, जिनके पैरों में गोली लगी हुई है, इतने सारे लंगड़ों की एक जमाती खड़ी कर दी उन्होंने। तो जो भी है, तो ये एक एक करके अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इस तरह के जो अब उपद्रव करने की कोशिश करेंगे या उनका इलाज ना किया जा सकता हो। ममता बनर्जी ये तो सोच सकती है कि मेरे वोट के लिए मैं दंगा हो जाएगा जो भी हुआ, जैसे आपने वहां देखा वो उनका वो था, लेकिन वो जैसे ही वो ये देखेगी ना कि इससे राहुल गांधी का तो उससे ज्यादा टफ कोई साबित नहीं होगा। तो इस देश में आप ये सोच के चलिए, ये तैयारियां हैं और इस देश का सिस्टम अब इस बात के लिए बहुत बहुत तैयार है। क्योंकि तौकीर रजा ने कल फिर, आपने देखा होगा, तौकीर रजा ने कल फिर धमकी दी। उसने कहा कि श्रीलंका, नेपाल और वहां जितने मुसलमान हैं उन सबसे ज्यादा हम यहाँ हैं और हम सड़क पे उतर आएंगे। आपने देखा होगा 25 बार कह चुका जी, चला गया वो दौर चला गया जब आप जो है घर खाली करवा के कर देते थे, मंदिरों को लोग पूजते नहीं थे, अब आराम से वहां जाके पूजा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको कोई, मुझे तो कम से कम कोई वो नहीं है कि ये चाहे जितनी कोशिश करें। और दूसरा क्या है, यहाँ काउंटर की तैयारी है। यहाँ लोग सरकार बचाने के लिए सड़कों पे उतर आएंगे। वहां कोई सरकार नहीं बचाता, क्योंकि 14 साल 2008 से लेके 16 साल में आप देखो, 16-17 सालों में 10 से ज्यादा सरकारें, 20 से ज्यादा बार सरकारें बदली है। यहाँ एक कंटिन्यूटी है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे डीएनए में है, तो इसीलिए यहाँ सरकारें बचाई जाएंगी। ठीक, तो इसीलिए ये कोई नहीं है। आदरणीय तीनों समीक्षक महोदय, आप दोनों को राम राम। हिंदुत्व के लिए संकट की घड़ी बढ़ती जा रही है। निशिकांत दुबे ने सही कहा, न्यायपालिका देश में बड़ा अगर युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ तो उसकी जिम्मेदार होगी। न्यायपालिका पर ऑलरेडी काफी ज्यादा अटैक हुआ है और आज तो सान्याल साहब ने जो बात कही है उसका विश्लेषण हम कभी अलग करेंगे, इनफैक्ट एकदम अलग करना पड़ेगा, वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के विशेष सलाहकार हैं, इसलिए उनकी बात का वजन बढ़ जाता है, लेकिन वो टॉपिक हम कहीं और। पीओके का मुद्दा छोड़ दिया है भाई, आप ये क्यों चिंता करते हैं? मोदी जी को पता है कब कौन सा मुद्दा उठाना है। नेपाल का मुद्दा, चूंकि वो शिफ्ट एक है वहां पर, और वहां पर जिनको इस वक्त पीएम बनाया गया है वो जरूरी था इंडिया के भी दृष्टिकोण से। क्या सच में रोहिणी यादव ने लालू जी को किडनी दी? अब इस बात का कंफर्मेशन मैं कैसे दे सकता हूं गुरुजी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आप लोग मेंबर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेंगे। अभी तक डॉक्यूमेंटेड तो यही है, मोदी जी बहुत तानाशाह हो ही जाए, देशद्रोही बहुत खराब कर रहा है, एससी इनको शील कर रहा है। सर आप दोनों से सुप्रीम कोर्ट पर एक एक टिप्पणी सर, आखिर में शो में जाने से पहले। सर धीरेन्द्र जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनसे कवर किए हैं इतना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुझे एक चीज हमेशा से परेशान करती रही है, वो ये है कि जो भाषा का मसला है अभिषेक, अगर इस देश में तमिल भाषा होती, मैं ये मान रहा हूं कि हमको हिंदी वालों को तमिल सीखने में दिक्कत नहीं होती, भले ही आप सुप्रीम कोर्ट की भाषा तमिल कर दीजिए। आप जानते हैं दिक्कत क्या है आपको? जब इंग्लिश में वो अकेली इमारत है इस देश में, और कोई इमारत ऐसी नहीं है जहां पूरा हिंदुस्तान गूंगा और बहरा है। उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद हिंदुस्तान में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में जो हिंदुस्तान में जन्मी हो, ना आप बहस कर सकते हैं और ना ही उनका कोई जवाब इस पे सुन सकते हैं। यही कारण है कि आपको वहां ये समझ में आता है कि सनातन के खिलाफ आप कुछ भी बोल दो, कुछ तो भी बोलिए, वो चलेगा। लेकिन
क्योंकि उस भाषा की अपनी ताकत है। मैं इसको फिर कह रहा हूं, ये जजों की ताकत नहीं है, ये जो भाषा जो वो बोल रहे हैं और जो सुनते हैं, ये उस भाषा के अंतर्निहित संस्कार है। तो मैं यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले जरूरी है कि उसकी ये भाषा बदली जाए, उस इमारत के अंदर हिंदुस्तान बोलने लगे, हिंदुस्तान सुनने लगे, किसी भी भाषा में हो, वो मैथिली में हो, वो तमिल में हो, मैं नहीं कहता हिंदी में हो, मैं कहता हूं हिंदी नहीं हो, कन्नड़ हो, लेकिन प्लीज अगर आपको ये लग रहा है कि इनके खिलाफ ये आ रही है, तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो वहां कोई हिंदुस्तान है ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कहिए। मैं जब भी निकलता हूं, ये आज से नहीं, मैं 2008 से लिखता हूं, मैं खबर भी लिखता हूं, मैंने कवर भी किया है, और आपको याद होगा उस डीएम को कैसे धमकाया गया था जिसने हिंदी में बोलने की कोशिश की। तो यही मजबूरी है, इसलिए। चलिए सर, आप दोनों शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन है, कृपया धीरेन्द्र सर, ओमकार चौधरी सर, दोनों के चैनल को सपोर्ट किया जाए, बढ़ाया जाए, और यूं ही राष्ट्रवादियों की ताकत को आप बढ़ाइए। द अभिषेक तिवारी शो को भी बिहार चुनाव तक आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसके बाद बंगाल चुनाव में अलग लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, शुभ रात्रि तमाम लोगों को। गुड नाइट सर।